फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण और इसके प्रकृति, इसके काम करने के तरीका और तुलनात्मक राजनीति क्यों जरूरी है, इन सारे पॉइंट्सों पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ये हमारा जो है वो पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, उसका वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं। यदि आपने पार्ट 1 के वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण। पॉलिटिकल साइंस, बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके सबसे मतलब दूसरे पार्ट के सबसे पहले पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। पहले पार्ट में हमने तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने इसमें तुलनात्मक शासन एवं राजनीति को पढ़ा था। ये हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर था और काफी अच्छे से मैंने आपको इन सभी पॉइंट्सों को समझाया था। अब हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसका अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषाएं क्या है। तुलनात्मक राजनीति में जो विश्व की राजनीति है, इसकी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा जाता है। इसके सिस्टम और सिस्टेमैटिक तरीके से इसके काम करने के तरीकों के बारे में पढ़ा जाता है। ये सारी पॉइंट्स जो हैं वो तुलनात्मक अध्ययन में शामिल किया गया है। कौन कौन से पॉइंट्स? तो विश्व की राजनीतिक व्यवस्था को, इसके अलावा मतलब इसको आप सिस्टम भी कह सकते हैं, और इसके व्यवस्थित तरीकों को, जिससे आप सिस्टेमैटिक तरीके को भी इसमें संलग्न कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको तुलनात्मक अध्ययन में शामिल किया गया है। यह व्यवस्थित इसलिए है क्योंकि यह सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के विभिन्न पैटर्न्स, नियमितताओं और कई नई प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। तुलनात्मक राजनीति की अगर हम बात कर लें तो ये अभी के समय में इस कारण से व्यवस्थित है, सिस्टेमैटिक तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के अंदर ही अलग अलग चीजों का पढ़ाई किया जाता है, अलग अलग चीजों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें इसमें राजनीतिक व्यवस्थाएं आती है, अलग प्रकार के पैटर्न्स आते हैं, नियमितताएं आती है, नियम आती हैं, और भी कई प्रकार की नई प्रवृत्ति, ट्रेंड्स को इसमें ऐड किया जाता है। इन्हीं सब कारणों से तुलनात्मक राजनीति जो है या तुलनात्मक अध्ययन जो है वो कंटिन्यू चलता आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम तुलनात्मक राजनीति या तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो जब यह व्यवस्थाओं और उनके बीच समानताओं, भिन्नताओं के साथ विकासात्मक परिवर्तन का वर्णन करता है। क्या होता है, तुलनात्मक राजनीति की जब भी हम बात कर रहे हैं तो तुलनात्मक राजनीति के अंदर समानताओं का भी अध्ययन किया जाता है, विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेस करने वाले काम है, विकास करने वाले काम है, जिन सभी पॉइंट्सों का यहाँ पे वर्णन किया जाता है, परिवर्तन का वर्णन किया जाता है। बात करेंगे मिलहर। मिलहर ने 2000 में जो अपना तुलनात्मक राजनीति के बारे में बताया है, इसे भी जानना जरूरी है। मिलहर ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन शामिल है। मतलब किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी समाज के राजनीति को तुलना करने वाले वो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें राजनीतिक प्रकरण, जिसे हम पॉलिटिकल फेनोमेना भी कहते हैं, इन सभी चीजों को शामिल किया जाता है। राजनीतिक संस्थाएं, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे वो विधायिका हो जाए या फिर राजनीतिक दल हो जाए या राजनीतिक हित समूह हो जाए, जिसमें कई प्रकार के एनजीओ वगैरह भी आते हैं, ये सभी क्या करते हैं, राजनीति के अंदर होने वाले व्यवहार, जैसे कि मतदान हो गया, विरोध प्रदर्शन हो गया, या किसी भी प्रकार का आंदोलन हो गया, या फिर राजनीतिक पंपलेट पढ़ना, ये सारी चीजें जो है वो मिलहर के कथनानुसार इसमें शामिल किया गया है। और राजनीतिक विचार, जितने भी पॉलिटिकल आइडियाज हैं, जैसे कि वो उदारवाद हो जाए, संकीर्णवाद हो जाए, मार्क्सवाद हो जाए, ऑलरेडी हमने क्लास 12th में इन सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ रखा है कि उदारवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है, संकीर्णवाद क्या होता है, रूढ़िवाद क्या होता है, ये सब ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर रखा है। इनके विचारों के बीच के अंदर की समानताओं को और इसी विचार के अंदर के विभिन्नताओं को खोजने का प्रयास किया गया। मिलर ने कहा है कि जितने भी सोच हैं हमारे समाज में, चाहे वो उदारवाद, संकीर्णवाद, मार्क्सवाद, रूढ़िवाद हो, इनके अंदर की सिमिलरिटी, मतलब कि समानताओं को देखना, और इन्हीं सभी विचारों के अंदर के विभिन्नताओं को देखना कि क्या चीजें शामिल इसमें नहीं है या फिर क्या क्या चीजें सिमिलर नहीं है, इन सभी चीजों का अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए हम अन्वेषण कर सकते हैं कि अक्षीय मतलब
अध्यक्षीय जो होते हैं, जो संसद व्यवस्थाओं के बीच में विभिन्नताओं को देखते हैं, कभी कभी समानताओं को भी देखते हैं। यह कैसे और क्यों कोई राज्य एक या दूसरे प्रकार के संविधान स्वीकार नहीं करते हैं या स्वीकार करते हैं, इन सभी चीजों के बीच के तथ्य को यहाँ पे उजागर किया जाता है। इसी प्रकार से दो दल बनाम बहुदलीय व्यवस्था को भी देखा जाता है, एकल बनाम संघीय व्यवस्था को भी देखा जाता है, तानाशाही बनाम लोकतंत्र को देखा जाता है। देखिए, जब भी बात हम तुलनात्मक राजनीति की कर रहे हैं, तो तुलनात्मक राजनीति में हमने पहले पार्ट के वीडियोस में भी यही देखा था कि हम अलग अलग चीजों के बीच में क्या करते हैं, तुलना ही तो करते हैं, कंपेयर ही तो करते हैं। तो कंपेयर कैसे कैसे चीजों के बीच में हो सकता है, जैसे कि दो दल बनाम बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था के बारे में भी आपने क्लास 12th और 11th के पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है। एकल बनाम संघीय व्यवस्था, इन दोनों के बीच में कंपेयर करना, या फिर तानाशाही बनाम लोकतंत्र, राजा के शासन और डेमोक्रेसी के बीच में कंपेयर करना। यह जो विषय सूची है, यह जो टॉपिक है कंपेयर करने वाले, यह बृहद वस्तु के मुद्दों की एक शुरुआत भर है। मतलब यहां से इन सभी चीजों के तुलनात्मक वर्णन करने की शुरुआत हो जाती है, जिस पर तुलनात्मक राजनीति अपना ध्यान केंद्रित करता है। तुलनात्मक राजनीति के अंदर इन्हीं सारे पॉइंट्सों के ऊपर ध्यान को केंद्रित किया जाता है, या फिर इन्हीं सभी चीजों के बीच में तुलना करके जानकारी को एब्जॉर्ब किया जाता है। जॉन बॉल्डहेल के द्वारा हम बताएंगे आपको कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जॉन बॉन्डहेल ने क्या कहा है, तुलनात्मक राजनीति समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिरूप अर्थात इनके पैटर्न्स का अध्ययन है। क्या कहा है जॉन बॉल्डहेल ने कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो विश्व के, समकालीन विश्व में जितने भी राष्ट्रीय सरकार हैं, जितने भी देशों के अंदर, उनके ही राष्ट्र के जानकारी को एब्जॉर्ब करने का एक तरीका है, एक अध्ययन करने का तरीका है। पॉइंट हमारा कहता है तुलनात्मक अध्ययन क्यों, मतलब तुलनात्मक राजनीति की अगर हम बात कर रहे हैं तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक वस्तु या प्रक्रियाओं को तर्क संगत आधार पर एक ही श्रेणी में रखते हैं, तो उनके विभिन्न अंशों की समानताएं भिन्नताओं के आधार पर किसी निश्चित नियम या प्रकृति के बारे में प्रकल्पना प्रस्तुत करते हैं, तब हमारा कार्य विधि को हम तुलनात्मक पद्धति की संज्ञा देते हैं। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, इसे समझ लीजिए। जब हम तुलनात्मक अध्ययन जरूरी क्यों होता है, जब हम दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तभी हम उसके जानकारी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो है, जब हम किसी दो या दो से अधिक वस्तु हो गया, या फिर समुदाय हो गया, या देश हो गया, राज्य हो गया, समाज हो गया, किसी के अंदर अगर हम तुलना कर रहे हैं और उसे हम अगर एक ही श्रेणी में रखते हैं, जैसे कई सारे ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेटिकल कंट्री हैं, जहां पे जनतंत्र है, लोकतंत्र है। अब इन सभी को तो हम डेमोक्रेटिकल कंट्री के श्रेणी में ही रखेंगे, लेकिन अगर इनके अंदर भी कुछ विभिन्नताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं, तो इसको एब्जॉर्ब करना, उसके भिन्नताओं के आधार पर उसकी प्रकृति या प्रवृत्ति की जानकारी हासिल करना, उसके नेचर के बारे में समझना, उसके कार्य करने के पैटर्न के बारे में समझना, तो इन सभी चीजों को हम तुलनात्मक पद्धति की संज्ञा देते हैं। हम तुलना क्यों करते हैं, दूसरे शब्दों में तुलना करने का उद्देश्य क्या है। जब भी हम, अभी तक तो हमने यही बात पढ़ा है कि तुलनात्मक राजनीति, लेकिन तुलना करते क्यों है, और दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मोटिव क्या है कि हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्यों करते हैं, या फिर किसी दो वस्तु, राज्य, समाज या देश या संविधान के जानकारियों को हम एक दूसरे से तुलना क्यों करते हैं। तो देखिए, गायोवेनी सार्टोरी ने कहा है, हम नियंत्रण करने के लिए तुलना करते हैं, हम कंट्रोल करने के लिए तुलना करते हैं। जब भी हमें एक देश, राज्य, समाज पे कंट्रोल करना होता है, तब हम उनके बीच में कंपेयर करते हैं, कंट्रोल करने के लिए। नियंत्रण के लिए तुलना का प्रयोग हम यह जांचने के लिए करते हैं कि किसी घटनाक्रम के बारे में कुछ चरों को नियंत्रित और अस्थायी करने पर हमारे दावे एवं मान्यताएं वैध है या नहीं। जब भी हम किसी दो अलग अलग देशों के बीच में, दो अलग अलग राज्यों के बीच में, या दो अलग अलग समाजों के बीच में, या उनके नीति नियम कानूनों के बीच में तुलना करते हैं, तो ऐसे में हमारा यह मत होता है कि उस राजनीति या उस संविधान या फिर उस नीति नियम के बारे में बताए गए पहले के पॉइंट्स जो हैं वो वैध हैं या अवैध हैं, अर्थात वो सही हैं या गलत हैं। क्योंकि अगर हम थ्योरी प्रस्तुत कर रहे हो या फिर प्रिंसिपल दे रहे हो किसी चीज के ऊपर, तो ये देना आसान है, लेकिन क्या वो समाज के लिए हितकारी है, क्या वो समाज के
लिए सही है, क्या वो समाज के लिए वैध है, ये सारी चीजें भी काफी महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण से हम एक समाज का दूसरे समाज के साथ, या फिर एक देश का दूसरे देश के साथ, या फिर एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ, या फिर एक देश के संविधान का दूसरे देश के संविधान के साथ तुलना करते हैं। हालांकि तुलनात्मक राजनीति जो बहुत बड़ा चैप्टर हो सकता है, क्योंकि इसमें तो हर एक वस्तु का एक दूसरे के साथ तुलना किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम कुछ कथन ले लेते हैं, जैसे भ्रष्टाचार के कारण गरीबी है, या इसके उलट, इसके उल्टा हम ये भी कह सकते हैं भ्रष्टाचार के कारण गरीबी बढ़ती है। समझ लीजिए बात को, अगर कोई करप्ट है, कोई बहुत बड़ा घूसखोर है, तो उससे क्या होता है, समाज पे इसका बुरा असर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं भारत के कुछ नेता, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और वो भ्रष्टाचारी हैं भी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जनता के द्वारा दिए गए पैसे जो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को मिलता है, उसको सरकार के कुछ नेता लोग गबन कर जाते हैं। 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ ऐसा पैसा वो खा जाते हैं। तो इससे दिक्कतें कहाँ की जनता को होती है, उस देश की जनता को होती है जो टैक्स के रूप में सरकार को पे किया है। क्यों सरकार को टैक्स तो इसलिए पे किया जाता है ताकि उन पैसों से दोबारा सरकार उस देश की आर्थिक स्थिति को सही कर सके। जबकि वृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए सत्तावाद लोकतंत्र की तुलना में अधिक सहायक है, या सामाजिक क्रांति के कारण सापेक्ष वंचन है। अब समझ लीजिए, जो आर्थिक वृद्धि है उसके उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए, मतलब किसी भी देश के इकोनॉमिकल सिस्टम को बढ़ाने के लिए, आपको तो ये बात पता है कि भ्रष्टाचार जिस देश में जितना ज्यादा होगा, उस देश के अंदर गरीबी उतना ज्यादा ही होगा। हम भारत के अंदर ही कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे भ्रष्टाचार बहुत है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार वगैरह में तो कुछ ज्यादा ही भ्रष्टाचार है। वहां की आर्थिक स्थिति आप देख सकते हैं, वहां से लोगों के पलायन करने की संख्या देख सकते हैं, साथ ही साथ वहां के शिक्षा स्तर को देख सकते हैं। इन सभी चीजों में आपको कहीं ना कहीं कमी मिलेगी। तो ये सभी चीजें किन कारणों से होता है, ये सब भ्रष्टाचार के कारण से होता है, पैसों के गबन के कारण से होता है, सरकार की लापरवाही के कारण से होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। अब हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति का नेचर क्या है, काम करने का तरीका क्या है, कैसे तुलनात्मक राजनीति काम करता है। तुलनात्मक राजनीति जो है वो विभिन्न समाजों में कार्यरत राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना का विश्लेषण करता है। कि मतलब विभिन्न समाज कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आप विभिन्न समाज के साथ साथ विभिन्न प्रकार के राज्यों का भी कंपेयर देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के देशों का कंपेयर देख सकते हैं। लेकिन तुलनात्मक राजनीति में मुख्य रूप से किसी भी देश, राज्य या समाज के राजनीति का ही तुलना किया जाता है। ऐसा करने से यह तीन तत्वों के साथ चलती है, या ध्यान से देखिएगा, यहाँ से थोड़े से वीवीआई पॉइंट्स हैं। पहला तो है राजनीतिक क्रिया, जिसे हम पॉलिटिकल एक्टिविटी कहते हैं। दूसरा है राजनीतिक प्रक्रिया, जिसे हम पॉलिटिकल प्रोसेस कहते हैं। और तीसरा है राजनीतिक शक्ति, जिसे हम पॉलिटिकल पावर कहते हैं। जब भी किसी देश के अंदर या किसी राज्य के अंदर या किसी समाज के अंदर तुलनात्मक राजनीति को लेकर मुद्दा उठता है, तो वहां पे ये तीन तत्वों के साथ काम करता है। सबसे पहला है राजनीतिक क्रिया, दूसरा है राजनीतिक प्रक्रिया, और तीसरा है राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक क्रिया में वो सभी क्रियाएं शामिल है। राजनीतिक क्रिया जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, राजनीतिक क्रिया, अब इसे समझ लेते हैं। राजनीतिक क्रिया में वो सभी क्रियाएं शामिल है जो शक्ति के संघर्ष एवं विवादों के निपटारे से जुड़ी हुई है। देखिए, शक्ति के संघर्ष एवं विवादों के निपटारे से जुड़ी हुई है कहने का मतलब है राजनीतिक क्रिया के अंदर कि ऐसे कोई मुद्दे जिसमें शक्ति और संघर्ष, जिसके कारण विवाद उत्पन्न होता है या फिर विवाद का निपटारा किया जाता है, ये राजनीतिक क्रिया के अंतर्गत आता है। वहीं पे दूसरे नंबर पे जो है वो राजनीतिक प्रक्रिया है। इसमें उन सभी औपचारिक अर्थात ऑफिशियल और अनौपचारिक अर्थात मतलब ऑफिशियल और अनऑफिशियल संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बहुत सारे संस्था भी आते हैं, बहुत सारे एनजीओ भी आता है, बहुत सारे सरकारी संस्थान भी आते हैं। इन और जिनके द्वारा राजनीतिक प्रक्रियाएं को क्या किया जाता है, कार्यान्वित किया जाता है, मतलब जमीनी स्तर पर इसे लागू किया जाता है। ये राजनीतिक प्रक्रियाएं सत्ता एवं शक्ति संबंधों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात कर लें, तो तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक शक्ति आता है। तो राजनीतिक शक्ति
राजनीति का एक विषय वस्तु तो है ही, और स्वयं शक्ति के लिए या फिर संघर्ष के लिए वैधानिक शक्ति का इस्तेमाल द्वारा, मतलब कि कानून के नजरों से या फिर नीति नियमों के नजरों से या फिर संविधान के बनाए गए कानून के माध्यम से विवाद निपटारे के प्रक्रिया का अध्ययन से जुड़ा हुआ है। मतलब जैसे कानून वगैरह के अंदर ही आके किसी भी फैसले को निपटाया जाता है। लासवेल ने कुछ कहा था राजनीतिक शक्ति के बारे में, उसे जान लेते हैं। राजनीति को शक्ति के निर्माण एवं बंटवारे की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। राजनीति जो है वो शक्ति का पृथक्करण है, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके रूप में लॉसवेल जो है उन्होंने बताया कि हम शक्ति प्रक्रिया को देखते हैं। अतः राजनीति के अध्ययन एवं शक्ति का अध्ययन परस्पर व्यापी है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर कई सारे पॉइंट्स को जोड़ा जा सकता है। दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता, दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। किसको? राजनीतिक अध्ययन को और राजनीतिक शक्ति को। आप इन दोनों को एक साथ ही पढ़ सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में निहित राजनीतिक क्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक शक्ति का अध्ययन एवं तुलना शामिल होता है। जब भी हम बात करेंगे विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, राजनीतिक क्रिया को भी देखा जाता है, राजनीतिक प्रक्रिया को भी देखा जाता है और राजनीतिक शक्ति को भी देखा जाता है। इन तीनों पॉइंट्सों के अध्ययन के माध्यम से ही राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि इसके अंदर पहला तो है राजनीतिक क्रिया, दूसरा है राजनीतिक प्रक्रिया और तीसरा है राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर। पॉइंट हमारा कहता है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति एवं विशेषताओं में शामिल है। क्या क्या शामिल है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, मतलब नेचर, किसी भी चीज को कंपेयर करने में। तो सबसे पहला तो है विश्लेषणात्मक एवं अनुभविक अनुसंधान। मतलब एक ऐसे व्यक्ति या एक ऐसे ऑफिस या संस्थान के माध्यम से इसके ऊपर विश्लेषण होता है जो काफी अनुभवी होते हैं। यह अध्ययन राजनीति के वस्तुनिष्ठ एवं मूल्य रहित अनुभविक अध्ययन पर बल देता है और तुलनात्मक सरकार के आदर्शवादी वर्णनात्मक विधि को कम महत्व देता है। देखिए यहाँ पे समझिए कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है। ये राजनीति से जुड़े उन मुद्दों के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है जो बहुत ही फोकसेबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये मतलब अनुभाविक अध्ययन पर बल देता है, अनुभव के अध्ययन पे बल देना, एक्सपीरियंस के अध्ययन पे बल देना, ये ज्यादा उपयोगी समझता है। तुलनात्मक सरकार के आदर्शवादी और उनके द्वारा बताए गए, एक्सप्लेन किए गए चर्चों के ऊपर ये ज्यादा महत्व नहीं देता, उसके ऊपर ये बहुत कम ही महत्व देता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में हमारा तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। अब इसे भी समझ लीजिए, ये VVI पॉइंट रहेगा, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति के समकालीन आधुनिक व्यापक क्षेत्र को समझने के लिए इसके परंपरागत रूप जो बहुत पहले से चलता आया है, जो इनका स्ट्रक्चर बहुत पहले से काम करता आया है, उसके बारे में जानना है, विशेषताओं एवं इतिहास को समझना है। तभी आप जाके तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को समझ पाएंगे कि किन किन क्षेत्रों में तुलनात्मक राजनीति सही प्रकार से काम करता है। तुलनात्मक अध्ययन के साधारणतया दो उपागम है, दृष्टिकोण माने गए हैं दो प्रकार के। पहला तो है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। आगे की स्लाइड में मैं आपको परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण को भी समझाऊंगा। उससे पहले मैं एक बार और समझाना चाहूंगा कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या है। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति कंपेयर आज से नहीं, हजारों साल पहले से होता आ रहा है। लेकिन मॉडर्न समय में अगर हम आधुनिक समय की बात कर लें तो तुलना करने के जो तौर तरीके हैं, काम करने के जो तरीके हैं, उसमें थोड़ी सी बदलाव आप देख सकते हैं पहले की अपेक्षा। तो तुलनात्मक राजनीति के अंदर अगर क्षेत्र की बात है तो आप इसे बताएंगे परंपरागत रूप आता है, इतिहास को समझना जरूरी है, तब जाके आप तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को समझ पाएंगे। और मुख्य रूप से तुलनात्मक अध्ययन के दो उपागम या दृष्टिकोण माने गए हैं, या फिर आप कह सकते हैं दो प्रकार के हैं। पहला तो है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। अब परंपरागत दृष्टिकोण मतलब जो बहुत पहले से स्ट्रक्चर बनता हुआ चलता हुआ आ रहा है, और आधुनिक दृष्टिकोण का मतलब है जो अभी के समय में चल रहा है। तो हम अब बात करेंगे परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। बात कर लेते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में, जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। तो देखिए, राजनीतिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो प्रयास 20वीं शताब्दी अथवा उससे पहले किए गए हैं, उसे हम परंपरागत दृष्टिकोण का नाम देते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, जब भी आपसे परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे राजनीतिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो भी पढ़ाई या जो भी अप्रोच या जो भी अध्ययन या जो भी अनुसंधान 20वीं शताब्दी या फिर उससे पहले किए गए हैं, उसे हम परंपरागत दृष्टिकोण कहते हैं। और इसके बाद जितने भी राजनीतिक संस्थान
व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन के लिए अप्रोच किया गया है या टेक्नोलॉजी अपनाई गई है या फिर अध्ययन किया गया है, उसे हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण है क्या होता है। 20वीं शताब्दी या उससे पहले के किए गए जितने भी अध्ययन है उसे हम परंपरागत दृष्टिकोण कहते हैं, और 20वीं शताब्दी के बाद से अभी तक के समय को हम आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। तुलनात्मक अध्ययन की शुरुआत जो है वो ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के अध्ययन में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। हमने शुरुआत की स्लाइड में जब मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि अरस्तु को सबसे पहला तुलनात्मक करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तुलना करना शुरू किया था। उन्होंने 150 राज्यों के संविधान का अध्ययन किया। समझ लीजिए, आज एक अपना भारत का संविधान नहीं पढ़ा जाता है, अरस्तु ने उस समय में क्या किया था, 150 राज्य कहने का मतलब है देश। उस समय के 150 देश का जो संविधान था, जो नीति था, जो नियम था, जो कानून था, उसका अध्ययन किया। उन्हें शासन के प्रकार के रूप में वर्गीकृत भी किया है। उन्होंने न केवल शासन एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं को अनेक प्रकार से बांटा है, मतलब उसका वर्गीकरण किया है, जैसे कि लोकतंत्र हो गया, अभिजात तंत्र हो गया, राजतंत्र हो गया। इसके अलावा अच्छे शासन के मूल्यों और उसके आधार पर इनके बीच में अंतर को भी बताया है। किसने? अरस्तु ने। इन्हीं तुलनाओं के आधार पर उन्होंने शासन को अच्छे एवं बुरे आदर्श के रूप में भी बताया है। उसी के आधार पर इन्होंने इसका विभाजन भी किया है। अरस्तु के इस वर्गीकरण का प्रयोग आगे रोमन दार्शनिक पालिबियस एवं सिसरो ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के औपचारिक एवं कानूनी अध्ययन में किया। शासन का तुलनात्मक अध्ययन 15वीं शताब्दी में मैकियावेली के अध्ययन से भी देखा जा सकता है। ध्यान से देखिए, ऐसे तो सबसे पहले जो ग्रीक के दार्शनिक थे अरस्तु, उन्हीं को सबसे पहला ये कंपेयर करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। लेकिन 15वीं शताब्दी तक आते आते और भी कुछ लोग थे जिसका नाम है पॉलीबियस या फिर सिसरो। इन्होंने भी इसका अध्ययन किया, मैकियावेली ने भी अध्ययन किया और इन्होंने भी इनका तुलना किया। तो ये सारी चीजें जो है वो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। आधुनिक दृष्टिकोण में मैंने आपको बताया है कि 20वीं शताब्दी के बाद जितने भी तुलनात्मक राजनीति के अंदर पॉइंट्स जुड़ते जा रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ही जाना जाएगा। तो हम एक बार और देख लेते हैं, खासकर अरस्तु द्वारा जो सरकारों का वर्गीकरण हुआ है इसके बारे में समझ लीजिए कि अर्थ और प्रकृति और क्षेत्र के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अरस्तु ने अपने हिसाब से जो अलग अलग 150 देशों के जो संविधान को पढ़ा, उसके बाद उनकी सरकारों के अंदर तुलना करके उनको अलग अलग भागों में बांटा, जिसमें से कुछ लोकतंत्र था, कुछ राजतंत्र था, कुछ अभिजात तंत्र था। इन सभी चीजों में अरस्तु ने इन्हें बांटा था। तो देखिए, टाइप के बारे में इधर देख लीजिए कि एक तो राजशाही है, दूसरा है एक के द्वारा शासन। लगभग लगभग दोनों चीजें समान ही है, राजा के द्वारा शासन हो या किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन हो। जैसा कि आपने नेपोलियन बोनापार्ट के समय में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान देखा था कि जहां से खेला शुरू हुआ था, खेला होते होते वहीं खेला पहुंच गया था, कि राजशाही को खत्म करने के लिए इतनी बड़ी संघर्ष हुई, इतनी बड़ी क्रांति हुई, लेकिन आगे चल के फिर क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को राजा ही तो बना लिया था। तो एक व्यक्ति का होने वाला शासन हो या राजा के द्वारा होने वाला शासन हो, इसको अरस्तु ने अत्याचार वाले शासन पद्धति में रखा। मतलब कहा कि यहाँ पे तो अत्याचार होता ही है, लोगों को सताया ही जाता है। ध्यान से समझिएगा, पहले पॉइंट के अंदर ही आपको बताया गया है, ये अरस्तु के द्वारा जो सरकारों का वर्गीकरण हुआ था उसे समझना जरूरी है। चाहे वो राजशाही हो, चाहे वो तानाशाही हो, चाहे वो एक व्यक्ति के द्वारा होने वाला शासन हो, इसके अंदर क्या होता है, अत्याचार होता है। दूसरे पॉइंट पे इन्होंने रखा है अभिजात वर्ग और कुछ लोगों द्वारा। मतलब या तो अभिजात वर्ग के द्वारा उस देश पे, उस राज्य पे शासन हो रहा है, या फिर कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो पूरे देश पे शासन कर रहा है। तो ये कुलीन तंत्र के अंतर्गत देखा गया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। आपको पता है कि किस प्रकार का शासन था, और मैं इसे भी अत्याचारी ही शासन कहूंगा, क्योंकि इसमें भी तीसरे जो वर्ग के लोग थे उनको कुछ खास सुविधाएं नहीं दी जाती थी। हालांकि उनसे तो और टाइल नामक टैक्स लेके उनको और परेशान किया जाता था। अब हम तीसरे नंबर पे जो अरस्तु ने बांटा उसके बारे में देख लेते हैं, संवैधानिक सरकार और बहुत लोगों के द्वारा। तो इसे में लोकतंत्र आता है। लोकतंत्र में क्या होता है कि सबसे पहले तो जनता जो है वो अपनी सरकार को चुनती है, और इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, संविधान के हिसाब से सरकार चलती है, प्रतिनिधि के द्वारा सरकार चलती है, और बहुत सारे लोगों को इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रखा जाता है, शक्ति का पृथक्करण करके कई अलग अलग मंत्रियों का निर्माण होता है। तो अरस्तु ने मुख्य रूप से इन्हीं तीन वर्गों की बात को
दर्शाया है। कब? 150 राज्यों के संविधान के अध्ययन के बाद। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है तुलनात्मक राजनीति में शामिल मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। देखिए, तुलनात्मक राजनीति के बारे में हमने बहुत सारी जानकारियों को एब्जॉर्ब किया है। तुलना करने के कारण, उद्देश्य, इसके प्रकृति के बारे में जाना है। किन किन मतलब ज्ञाताओं ने, आप कह सकते हैं कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले तुलना किया, उसके बाद उसके ऊपर किस प्रकार से थेसिस आया। तो एक बात तो आप इसमें हमेशा याद रखिएगा, अरस्तु का नाम मैंने आपको बताया था, ग्रीक के शहर से सबसे पहले तुलना करने के बातों को वहीं से शुरू किया गया था। सबसे पहले अरस्तु ने ही तुलना करना शुरू किया था। अलग अलग मैंने आपको बताया था 150 के आसपास लगभग कंटिन्यू उन्होंने हर एक देश के, हर एक राज्य के संविधान का अध्ययन किया, सबका तुलना किया, उसके बाद उन्होंने उन्हें अलग अलग भागों में बांटा। तो ये सारी चीजें हैं उसके अंतर्गत। अब हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति में शामिल मुख्य विषय कौन कौन सी है। तो देखिए, सभी राजनीतिक संरचनाएं, ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, याद रखिएगा, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में औपचारिक एवं अनौपचारिक सभी संरचनाएं शामिल है। तुलनात्मक राजनीति की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आता है, अनऑफिशियल स्टेटमेंट भी आता है। इसीलिए इसे हम कह रहे हैं कि ये औपचारिक भी है और अनौपचारिक है। जितनी भी संस्थाएं शामिल है, जैसे कि औपचारिक और अनौपचारिक में एनजीओ वगैरह भी आते हैं, सरकारी संस्थानें भी आती हैं, तो वो सभी चीजें इनके संरचना के अंदर शामिल किया जाता है। ये सभी संरचनाएं प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति के संघर्ष से जुड़ी हुई है। ये बात तो याद रखिएगा। या तो इसके संरचना के अंदर जितने भी संस्थाएं हैं, या वो औपचारिक हो या फिर अनौपचारिक हो, या फिर जितनी भी संरचनाएं हैं, या तो वो प्रत्यक्ष मतलब सीधा जुड़ा हुआ है इसके साथ, मतलब राजनीतिक संरचना के साथ, या फिर वो घुमा फिरा के जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। लेकिन जुड़ा हुआ वो राजनीतिक संरचनाओं के साथ ही होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यथार्थवाद की खोज इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जब हम राजनीतिक संरचना की बात कर रहे हो तो उसमें यथार्थवाद जो ढूंढा गया, जो आप समझ सकते हैं समाज के अंतर्गत होने वाले सभी अच्छाइयों का विश्लेषण करना, ये इसके एक प्रमुख विशेषता के रूप में है। यह केवल सरकार के 3 अंग, जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ही तक सीमित नहीं है। हमने क्लास 12th में, क्लास 11th में ही पढ़ा है कि सरकार जो है हमारा, मुख्यतः जो भी डेमोक्रेटिकल कंट्री है, जो भी जनतंत्र है, जो भी लोकतंत्र है, वहां पे आपको सरकार के मुख्य रूप से 3 ही अंग दिखाई देंगे। एक तो कार्यपालिका होता है, दूसरा विधायिका होता है और तीसरा न्यायपालिका होता है। इन तीनों के माध्यम से ही सरकारें चलती है। तो अगर हम राजनीतिक संरचना की बात कर ले या फिर तुलनात्मक राजनीति की बात कर लें, तो आप ये नहीं कह सकते कि तुलनात्मक राजनीति या फिर राजनीतिक संरचना सिर्फ और सिर्फ सरकार के 3 अंगों के ऊपर ही सीमित होता है, वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। इसके साथ ही लोकतंत्र, हित समूह, राजनीतिक दल, मानव द्वारा निर्मित दूसरे राजनीतिक समूहों के अध्ययन पर भी बल देता है। ये जो तुलनात्मक राजनीति है ना, ये तुलनात्मक राजनीति लोगों के द्वारा बनाए गए संस्थाओं को भी अध्ययन करता है, एनजीओ को भी अध्ययन करता है, ग्रुप को भी करता है, किसी संगठन का करता है। ये सभी प्रकार के इन संगठनों का अध्ययन करता है। कार्यात्मक अध्ययन, ये हमारा जो था वो राजनीतिक संरचनाएं थी। अब हम कार्यात्मक अध्ययन के बारे में बताएंगे आपको। फंक्शनल स्टडीज क्या है? फंक्शनल स्टडीज से आप क्या समझते हैं, या तुलनात्मक राजनीति में फंक्शनल स्टडीज का क्या महत्व है? यह उन कार्यों के अध्ययन पर बल देता है, इस प्रकार के कामों के ऊपर बल देता है जो एक देश के पर्यावरण में राजनीतिक प्रक्रियाओं और वास्तविक संचालनों का निर्माण करता है। देखिए, कार्यात्मक अध्ययन का मतलब है, फंक्शनल स्टडीज का मतलब है, यह एक ऐसा प्रोसेस है, यह एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो किसी देश में पर्यावरण में राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं उसके वास्तविक संचालनों का अध्ययन करता है। किसी भी देश के अंदर पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं, राजनीतिक से जुड़ी समस्याएं, इन सभी को जो सॉल्यूशन मिलता है, उसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कार्यात्मक अध्ययन होना जरूरी है। यह हित स्वरूपीकरण भी हो सकता है, हित समूहीकरण भी हो सकता है, राजनीतिक संचार, नियम निर्माण, निर्णय कार्यान्वयन, नियम निर्णय लेने का, समाजीकरण करने का, निर्णय निर्माण करने का, नीति निर्माण कार्यों का अध्ययन करता है। किसी भी समाज में यदि समाज को बैलेंस करना हो, व्यवस्थित करना हो, तो वहां पे नीति बनाई जाती है, नियम बनाया जाता है, निर्णय लेने का शक्ति दिया जाता है, समाजीकरण किया जाता है, और इन सभी का जो संचार है वो कार्यात्मक अध्ययन के अंदर ही, अर्थात फंक्शनल स्टडीज के अंदर ही किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। देखिए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर जो है ये मेरे तरफ से आपके लिए VVI रहेगा, एक एक या 2 नंबर जो भी हो, या इससे ऊपर के नंबर में भी पूछे जा सकते हैं कि राजनीतिक व्यवहार जो है ना वो तुलनात्मक राजनीति के साथ एक ऐसा पहलू है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि राजनीतिक व्यवहार जो जो बिहेवियर है, किसी भी समाज के बारे में अगर आप कोई जानकारी हासिल करते हो तो समाज के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आपको समाज के लोगों के व्यवहार को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ऐसे ही किसी भी देश के अंदर यदि आप तुलना करने जाते हो तो सबसे पहले आप उस देश के अंदर के व्यवहार को एब्जॉर्ब करोगे। तो राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है वो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है राजनीतिक व्यवहार। याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी देश के, किसी भी राज्य के, किसी भी समाज के, किसी भी संस्था के, चाहे वो NGO ही हो, वो हित हित का हो या अहित का हो, कोई सा भी पार्ट हो, यदि आप उसका तुलना करते हैं तो आपको उसके स्वभाव को एब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है। मतदान व्यवहार इसी में आता है, राजनीतिक सहभागिता भी इसी में आता है, नेतृत्व भी इसी में आता है, नियुक्ति भी इसी में आता है, विशिष्ट व्यवहार भी इसी में आता है, जन राजनीति आदि जो है वो तुलनात्मक राजनीति का एकीकृत भाग है। इसके बिना तो आप किसी देश के अंदर, किसी राज्य के अंदर, किसी समाज के अंदर, किसी भी संगठन के अंदर तुलना कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि एक समाज में अगर वो डेमोक्रेटिकल कंट्री है तो वहां के आप मतदान प्रक्रियाओं को तो एब्जॉर्ब करोगे, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिकल कंट्री में, कहीं भी किसी भी संविधान में आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है। अगर डेमोक्रेटिकल कंट्री है तो मतलब वहां जनता के द्वारा शासन होता है, न कि राजतंत्र है, न कि मतलब कि तानाशाही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। राजनीतिक सहभागिता पर भी आप अध्ययन करोगे कि राजनीति में कौन कौन व्यक्ति भाग ले रहे हैं, नेतृत्व वहां का कैसा है, नियुक्ति कैसा है, व्यवहार कैसा है, जनता के प्रति राजनीति कैसा है। तो इन सभी चीजों को एब्जॉर्ब करके ही तो आप उसके बिहेवियर का पता लगा सकते हो। तो ये हमारा राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन था, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉइंट हमारा कहता है समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन। देखिए सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जो है इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक प्रक्रिया एवं कार्यों के बीच समानताओं एवं विभिन्नताओं का विश्लेषण करती है। तुलनात्मक राजनीति जो है वो समाज के अंदर, मतलब किसी भी संस्था या समाज या राज्य या देश के अंदर राजनीतिक अलग अलग प्रकार के राजनीतिक प्रक्रियाओं और काम करने के तरीकों के बीच में समानता को भी ढूंढता है कि सिमिलरिटीज क्या है, क्या क्या दोनों में समान है। इसके अलावा उनके अंदर के भिन्नताओं को भी ढूंढता है। यह जो है वो वर्णन करता है, वर्णन करता है मतलब विश्लेषण करता है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि समाज में इन सारे मुद्दों का विश्लेषण करके उनके अंदर के सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को ये एब्जॉर्ब करता है। वर्णात्मक एवं औपचारिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक संरचनाएं एवं प्रक्रियाओं के वास्तविक कार्यों के आधार पर समानताएं एवं विभिन्नताओं का वर्णन, तुलना किया जाता है। जब भी आपको समानता और विभिन्नता की बात आती है तो एक बात तो आपको याद रखना है, किसी भी जगह, समाज, राज्य, संगठन, देश या फिर और भी कोई ऐसा जगह हो जहां पे यदि आप तुलना करने जाते हो तो आपको वहां के विभिन्नताओं को भी देखना पड़ता है, अंतर को भी देखना पड़ता है, सिमिलरिटीज को भी देखना पड़ता है। यहाँ उद्देश्य जो है, मोटिव जो है वो ये नहीं है कि सर्वोत्तम प्रक्रिया या व्यवस्था की खोज की जाए। यहाँ पे आप जब भी किसी के अंदर समानता या विभिन्नता ढूंढते हो तो उसे बहुत अच्छा करने की कोशिश नहीं करते हो, कि व्यवस्था का वर्णन करना होता है, एक्सप्लेनेशन करना होता है कि वहां पे कार्य पद्धति कैसा चल रहा है, समझ एवं सिद्धांत का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब सिस्टम के बारे में भी थोड़ा देख लीजिए कि तुलनात्मक राजनीति, राजनीतिक व्यवस्था, जैसे कि पश्चिमी और गैर पश्चिमी देश। पश्चिमी देश अक्सर हम अमेरिका के साइड के देश को कहते हैं, और गैर पश्चिमी देश में हम भारत के लोग आ गए, पाकिस्तान आ गया, नेपाल आ गया, चीन आ गया, तो ये गैर पश्चिमी देश हैं। तो व्यवस्थाओं का अध्ययन है, मतलब कि सिस्टम का अध्ययन है, तो ये एक देश से दूसरे देश के बीच में ही किया जाएगा। तो अक्सर पश्चिमी और गैर पश्चिमी देशों के वास्तविक वास्तविक व्यवहार और प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। आज के समय में ज्यादातर लोग जो है वो पश्चिमी सभ्यताओं को ही अपनाना चाहते हैं, पश्चिमी सभ्यताओं के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। और इंसान की बात क्या करेंगे, आज हर एक देश जो है वो पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है। वो सभी सोच रहे हैं कि अमेरिका जिस प्रकार से ग्रो हो रहा है उसी प्रकार से हमारा देश भी ग्रो हो, इसलिए उन्होंने और अमेरिका या फिर अन्य पश्चिमी देशों के सिद्धांतों को अपनाना शुरू कर दिया है। राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण एवं तुलना उनकी संरचनाओं, उनके कार्यों, उनकी क्षमताओं, उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। यदि आपके
अब आपको पता है हर एक उँगली हमारे हाथों का समान नहीं होता है। ऐसे ही हर एक देश की जो कार्य है या क्षमता है या संरचना है या प्रदर्शन है या प्रोडक्टिविटी है, वो समान नहीं हो सकता। इसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, इनको अलग-अलग भागों में बाँटा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पर्यावरण का अध्ययन, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक ही होता है। जब भी बात पर्यावरण का हो, ओजोन परत का हो, ओजोन परत के बाद यदि पॉल्यूशन का हो, तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मतलब हमेशा इम्पोर्टेंट ही होता है। किसी भी देश के तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि उसके मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, आर्थिक और निर्जातीय संदर्भ को समझा जाए। यदि आप किसी भी देश के नेचर को, उसके पर्यावरण को, उसके वास्तविक स्वरूप को, उसके संसाधन को, उसके रिसोर्सेज को अगर समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस देश के अंदर के मनोवैज्ञानिक बातों को समझना पड़ेगा। वहाँ के समाजशास्त्र के द्वारा दिए गए थ्योरी को समझना पड़ेगा, आर्थिक और निर्यातीय संदर्भ को समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि अंग्रेजों ने भी जब उपनिवेशीकरण किया था, तो उन्होंने क्या सिद्धांत अपनाया था, क्या प्रिंसिपल अपनाया था? यदि आप किसी देश पे शासन करना चाहते हो, उपनिवेश लाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उस देश की जानकारी होनी चाहिए। उस देश के बारे में लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप उस देश के ऊपर शासन सत्ता को स्थापित कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात हमारे शासन सत्ता स्थापित करने का नहीं है, यहाँ पे हम तुलनात्मक राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तुलना तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कई सारी चीजों के बीच में हो सकता है। राजनीति के बारे में हो सकता है, व्यवहार के बारे में हो सकता है, लोगों के बारे में हो सकता है, समस्या के बारे में हो सकता है। ऐसे ही एक चीज और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है पर्यावरण। तो पर्यावरण को लेके भी तो इसके बीच में तुलना किया ही जा सकता है। लेकिन यदि आप एक देश से दूसरे देश के बीच पर्यावरण को लेके तुलना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वहाँ के आपको मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना पड़ेगा, वहाँ पे आपको समाजशास्त्र को समझना पड़ेगा, वहाँ पे आपको आर्थिक स्थिति को समझना पड़ेगा, सामाजिक स्थिति को समझना पड़ेगा, निर्जातीय प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पे पर्यावरण को लेके तुलना कर सकते हैं। पॉइंट हमारा कहता है तुलनात्मक अध्ययन से जुड़ी कठिनाइयाँ। हमने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी है वो तुलनात्मक राजनीति की अच्छाइयों के बारे में पढ़ी है, इसके कारणों के बारे में पढ़ा है, इनके प्रकृति के बारे में पढ़ा है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि इससे जुड़ी हुई परेशानियां क्या-क्या है, क्या-क्या दिक्कतें आती हैं तुलनात्मक अध्ययन से जुड़ी कठिनाइयों का। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि अभी पिछले साल ही ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि तुलनात्मक अध्ययन से आप क्या समझते हैं और तुलनात्मक अध्ययन से जुड़ी कठिनाइयों को विस्तार से बताएं। 8 नंबर 7 नंबर का प्रश्न रहता है, तो आपको ध्यान से समझना है ताकि आप एग्जाम में इन सारे पॉइंट्स को लिख सकें। तुलनात्मक राजनीति का जो विचार क्षेत्र है अब विस्तृत हो गया, पहले की तरह ये संकीर्ण नहीं है। संकीर्ण कहने का मतलब है छोटा नहीं है। अब ये तुलनात्मक राजनीति जो है वो पूरे विश्व में एक तरह से देखा जाता है, पूरे विश्व में फैल चुका है, इसलिए बहुत बड़ा हो गया है। इसके अध्ययन विषय जटिल हो गए, मतलब इसके जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं, जिसके बारे में लोग एब्जॉर्ब करते हैं, वो अब पहले की तरह सरल नहीं है, कठिन हो गया है, जटिल हो गया है। जटिल कहने का मतलब है कठिन हो गया है। साथ ही राजनीतिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं में असंख्य विविधता के परिणाम स्वरूप इसके अध्ययन में कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है। आज के समय में जिस प्रकार से हमारी दुनिया मॉडर्न होती जा रही है, तो कई प्रकार के बदलाव तो आते ही रहते हैं हर एक देश में। नए-नए देशों का निर्माण हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या को लेके संरचनाओं का निर्माण हो रहा है, संरचनाओं को लेके अलग-अलग प्रकार की नीतियाँ बन रही है। अब ऐसे में प्रतिदिन कंपेयर करना कितना मुश्किल हो रहा है। इतने 195 कंट्रीज हैं, हमने तो अभी अरस्तू के समय में 150 राज्यों की बात की थी, अभी तो 195 कंट्रीज हैं। इन सभी के संविधानों को अगर हमें कंपेयर करना पड़े, तुलना करना पड़े, वो भी ऐसे समय में जब जनसंख्या दिन प्रतिदिन विस्फोटक रूप से बढ़ रहा हो, जब जनसंख्या बिल्कुल विस्फोट हो रहा हो, ऐसे में नीतियां प्रतिदिन किसी न किसी देश की बदलती है। प्रतिदिन कभी तो ऐसा ऐसा भी समय देखा गया कि एक ही देश के अंदर कई बार एक ही दिन में नीतियां बदलाव होता है। तो ऐसे में कंपेयर करना तो मुश्किल होगा ना। आज के मॉडर्न युग में ये एक जटिल समस्या बन गया है, बहुत ही बड़ी कठिनाइयों का इसमें सामना करना पड़ता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आधुनिक युग की राजनीतिक व्यवस्थाएं और संस्थाएं परंपरागत संस्थाओं से अधिक पेचीदा और जटिल हो गया। आज के समय की जो हम संरचना देखते हैं, आज के समय के जो हम संविधान देखते हैं, आज के समय में जो हम नीति देखते हैं, वो पहले के समय से बहुत ज्यादा जटिल हो गया, परेशानी वाला हो गया। तुलनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत अब केवल औपचारिक संस्था जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका आदि का ही अध्ययन नहीं किया जाता है। पहले तो इतनी सारी चीजें नहीं थी ना, संस्था नहीं था, एनजीओ नहीं था, लोगों के अपने ग्रुप नहीं थे, संगठन नहीं था, लेकिन आज के समय तो वो सारी चीजें हैं। अब इन सभी का तो तुलना होगा ना।
इसके अलावा इसके साथ-साथ इन संस्थाओं का भी तुलना किया जाता है, आर्थिक समस्याओं का तुलना किया जाता है, सामाजिक समस्याओं का तुलना किया जाता है, सांस्कृतिक चीज़ों का तुलना किया जाता है, नैतिक परिस्थितियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। उसका भी अध्ययन करना पड़ता है, नैतिक स्थितियों का भी अध्ययन करना पड़ता है, जिससे तुलनात्मक राजनीति आसानी से स्पष्ट होता ही नहीं है। पहले की तरह ये आसान मतलब देखिए पहले तो अरस्तू वगैरह के समय में उतना कुछ था ही नहीं, उतनी चीज़ें तुलना करने के लिए थी ही नहीं। नॉर्मल नॉर्मल बातें हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में ये सारी चीजें बहुत विस्तृत हो गई है, बहुत फैल गया है, इसलिए तुलनात्मक राजनीति को करने में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है तुलनात्मक शासन और राजनीति का अध्ययन करने वाले विचारकों के लिए जो तुलनात्मक राजनीति के ऊपर अपना अध्ययन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं, वो विभिन्न देशों की भाषाओं का जानना जरूरी है। अब सबसे तो बड़ी पॉइंट ये आ गई कि पहले तो इतनी भाषाएं भी नहीं थी। आज के समय में देखो ना, अलग अलग एक ही देश में, हमारे देश में 119 120 भाषा बोली जाती है, तो आप समझ लो कि पूरी दुनिया में कितनी भाषा बोली जाती होगी। अब इन सभी को अगर तुलना करना है तो इन सभी का भाषा सीखना पड़ेगा। इंसान का 60 साल का 70 साल का उम्र होता है, वो कितना भाषा सीख पाएगा? एक भाषा सीखने में ही 5-10 साल लग जाता है। ऐसे में तो वो जीवन में अपने जहाँ रहता है वहीं का भाषा सीख ले, वही बहुत है। और जब वो पूरी दुनिया का भाषा नहीं सीख पाएगा तो वो तुलना कर पाएगा क्या? जब उसे आपको अगर किसी को समझना है, अगर दो व्यक्ति के बीच में आपको कंपेयर करना है तो उन दोनों व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी होगा तभी तो आप कंपेयर करोगे ना। ऐसे ही किसी भी देश का किसी भी देश के साथ यदि आप तुलना करने जाते हो तो पहले तो आपको उस देश के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए, उसकी संस्कृति पता होनी चाहिए, उसका सामाजिक ढांचा पता होना चाहिए, उनके रहने, खाने-पीने, उनकी संस्कृति, बोल, विचार, व्यवहार का पता होगा तभी तो आप दूसरे एक-दूसरे को कंपेयर करोगे। तो सबसे बड़ी परेशानी, कठिनाई में भाषा आ जाता है। साथ ही साथ इन राष्ट्रों की संस्कृति के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान यदि असंभव नहीं है तो कठिन अवश्य ही होगा। मतलब देख लीजिए, मैंने आपको ये सारी बातें पहले भी बताया है कि संस्कृति, नीति, नियम, कानून, संरचना, सामाजिक, आर्थिक सारी चीज़ों का पता होने के बाद ही आप तुलनात्मक राजनीति कर सकते हो। लेकिन आज के समय में ये काफ़ी कठिन हो गया है, मतलब बहुत ही जटिल हो गया है। नेक्स्ट तीसरा हमारा कहता है तुलनात्मक राजनीति को वैज्ञानिक रूप देने के लिए चिंतक या फिर सर्वेक्षणों के द्वारा या प्रश्नावलियों द्वारा या फिर कंप्यूटर के द्वारा आंकड़े एकत्रित करते हैं। अब कंप्यूटर के माध्यम से, मॉडर्न युग में कंप्यूटर के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। इन आंकड़ों पर आधारित सिद्धांत जो है वो सदा अस्थायी एवं सर्वमान्य नहीं होता है। जो आंकड़े आते हैं, जो सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़ों का निर्माण किया जाता है, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा काम करेगा ही, वो फिक्स नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। जैसे आपने देखा तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण, इसके प्रकृति, इसके कठिनाई, ये सारी चीजें यहाँ पे समाप्त हो गया। पॉलिटिकल साइंस, बीए पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इस पूरे पॉइंट्स के 2 पार्ट हैं हमारे पास, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले ही पब्लिश कर दिया था और ये पार्ट 2 है हमारा। इन दोनों पार्ट को देख के आप तुलनात्मक राजनीति से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर को आसानी से एग्जाम में दे सकते हैं।